अस्सलाम वालेकुम। सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। और कई दफ़ा हमें नहीं पता होता कि दूसरे लोग किस चीज़ से गुजर रहे हैं, इस वजह से उनका मूड ख़राब हो सकता है या उनका बात करने का तरीका जो है उससे इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए अपने आप को सिचुएशन से दूर करें, काम डाउन होकर फिर जाकर जो भी चीज़ है, जो भी लोग हैं, उनसे डील करें। सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल रहेंगी। अगर मैं बात करूं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 20 डिग्रीज रहेगा, और अगर मैं बात करूं कम से कम टेम्परेचर की तो 2 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ विजिबिलिटी आज 998 मीटर्स है, जो कि आपको पता है कि पूरा ऑलमोस्ट जो हफ्ता है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी थी। आज कुछ हद तक बेहतर है। इसके अलावा अगर बात करें हवा के हवाले से, तो हवा बिल्कुल नहीं चल रही है और बारिश के इम्कान अगले 10 दिन के अंदर बिल्कुल नहीं है। यूवी इंडेक्स 2 है, जिसका मतलब है कि कम है, मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं लाजमी तौर पे 11 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान, तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें और डायरेक्ट सनलाइट से बचने की कोशिश करें। फिर भी शाम को और सुबह के वक्त स्मोक का इशू ज़रूर एग्जिस्ट करता है, तो कोशिश करें अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कवर कर लें अपने फेस को। स्पेशली अगर आप मोटर बाइक के ऊपर ट्रैवल करें तो अपने फेस को कवर कर लें ताकि अपने आप को ब्रीदिंग इशू से बचा सकें। और हर सुबह का आगाज़ हम लोग एक पॉजिटिव पैगाम के साथ, एक अच्छे मैसेज के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती राकिब नईमी हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, इस्लाम में सलाम करने के आदाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत बढ़ाने के लिए एक बुनियादी उसूल हमारे सामने रख दिया, और वो उसूल है अफ़शु सलाम बैनकुम, कि आपस में सलाम को बढ़ाओ। यानी जितना ज़्यादा हम मुसलमान एक दूसरे पर सलामती भेजेंगे, उतनी ज़्यादा हम में मोहब्बत की फ़ज़ा कायम होगी। इस्लाम के आदाब हैं, और उन आदाब में सबसे पहली बात तो ये है कि हमने वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जो हमारे लिए मुकर्रर किया गया, यानी अस्सलामु अलैकुम। आने वाला कहेगा अस्सलाम, और सुनने वाला जवाब में कहेगा व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इब्तदाए आफरीन से ही इस्लाम करने का तरीका यही मुकर्रर किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मलाइका ने सलाम कहा, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उसका जवाब सिखाया और बता दिया, फरमा दिया कि तुम्हारी औलाद के लिए आइंदा यही सलाम होगा। कुछ अल्फाज जो हम अमूमी तौर पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, सुबह बखैर, शाम बखैर के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये सलाम नहीं है। सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के साथ ही होगा। सवार शख्स पैदल चलने वाले को सलाम करेगा, आने वाला बैठने वाले को सलाम करेगा, छोटा बड़े को सलाम करेगा। और अगर कोई आदमी खाने में, नमाज में, तलावत कलाम मजीद में या किसी और काम पढ़ने पढ़ाने के अमल में मशगूल है, तो आने वाला सलाम ना करे। और ऐसे ही जब हमने कमरे में दाखिल होना है तो हम पहले पूछते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और फिर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। इसका उलट करना चाहिए, हम पहले कहें अस्सलामु अलैकुम और फिर हम पूछें कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अल्लाह ताला हमें अपने माहौल में इस्लाम को बढ़ाने की, तरवीज देने की तौफीक अता फरमाए। तो जी, इस खूबसूरत और पॉजिटिव पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहें और नई चीज़ें सीखते रहें। कभी भी नई चीज़ें सीखने से और उनको अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करने से डरना नहीं चाहिए। जितना कि बदलाव बड़ा ही खौफनाक सा लगता है और बड़ा अनसर्टन लगता है, लेकिन हमेशा बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से लेकर चलना चाहिए कि कोई भी चेंज हो, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, एंड नो मैटर व्हाट इनकॉर्पोरेट करते रहना चाहिए और बिल्कुल भी अपने आप को घबराने नहीं देना चाहिए। बिकॉज अब आजकल तो ऐसा हो गया है कि ज़रा सा चेंज होता है, चाहे लाइट ही चेंज हो जाती है, बड़ा मुश्किल लगने लग जाता है। तो इससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स सर्दियों में ज़रा ज़्यादा
जो है हम सब लेजी हो जाते हैं और दिल करता है कि बस कुछ काम ना करना पड़े, कोई चीज़ ना करनी पड़े, लेकिन वी हैव टू गो थ्रू इट, वी हैव टू गेट थ्रू इट। एंड आई होप कि आप लोग भी कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करें, बट कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस के साथ चीज़ों को लेकर चलना चाहिए और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने आप को ओवरवर्क करने का भी कोई फ़ायदा है। तो बैलेंस रखें चीज़ों को और अपने आप का ख्याल रखने की कोशिश करें, अपने आप को और अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करें और देखेंगे कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी डे टू डे लाइफ में, फिर चाहे वो आपका काम हो, आपकी फैमिली हो, आपके इंटरेक्शंस और रिलेशनशिप्स हो, वो सब इंप्रूव करेंगे जब आप अपना बेहतर तरीके से ख्याल रखेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ का बेहतर तरीके से ख्याल रखेंगे। ऑफकोर्स आपको पता है फैसलाबाद शहर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि डिफरेंट इश्यूज़ को हाईलाइट करें और ना सिर्फ हाईलाइट करें बल्कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के थ्रू चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। कभी भी मकसद किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं होता बल्कि एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना होता है। और जब तक आप चीज़ों को डिस्कशन की पर नहीं लेकर आएंगे तब तक आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए। इसे तनकीद बिल्कुल भी हमारी इंटेंशन नहीं है बल्कि चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश है। तो जी बहुत ही खास मेहमान आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, स्पेशली फैसलाबाद के इशूज़ को लेकर, और उसी हवाले से बात करेंगे। वासा के इशूज़ कुछ इस तरह के हैं कि आई थिंक कोई भी इनसे जो है ना मालूम नहीं है। हम सबको पता है कि वासा के फैसलाबाद शहर के अंदर स्पेशली बहुत इश्यूज़ रहे हैं, चाहे वो बारिशों के हवाले से हो, चाहे वो डिफरेंट तरह के सीवरेज इश्यूज़ हों, चाहे वाटर इश्यूज़ हो, और हम यही चाहते हैं कि चीज़ों को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, फैसलाबाद के शहरियों के लिए चीज़ों को आसान किया जाए। तो जी मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है रमज़ान मिर्ज़ा जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर है। रमज़ान, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमें ज्वाइन किया। जैसे मैं कह रही थी बहुत ठंड है, तो आई थिंक ठंड के अंदर बहुत मुश्किल लगता है बहुत सारी चीज़ों को करना, तो इसलिए हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं कि आपने आज हमें शो में ज्वाइन किया और बहुत इंपॉर्टेंट इशू के हवाले से बात की। हम शो शुरू होने से पहले भी बात कर रहे थे कि वासा के कुछ नए प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं। इससे पहले कि हम उन चीज़ों पर जाएं जो कि ऑफ कोर्स शो में पहले भी डिस्कस हो चुकी है, मैंने सोचा इन प्रोजेक्ट्स को पहले हम अपना फोकस बनाते हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताइएगा। फातिमा, इस वक्त वासा फैसलाबाद जो है वो उन इदारों में से है जिसके पास फंड्स भी हैं, काम भी हो रहा है और फैसलाबादियों के मसाइल जो हैं वो भी एड्रेस होने के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मसला फैसलाबाद में इस वक्त जो है वो पीने के पानी की फराहमी और वो इस्तेमाल शुदा पानी जो कि सीवरेज की शक्ल में पाइपलाइंस में मौजूद रहता है और हमारे वो मसाइल हल नहीं होते। इन दोनों के ऊपर जो है वो इस वक्त वासा काम कर रहा है। फैसलाबाद में पीने के जो पानी की ज़रूरत है वो वासा के दादोशुमार के मुताबिक वो तकरीबन 17 करोड़ गैलन यौमिया है और वासा की जो कैपेसिटी है जो वो पानी पैदा कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, वो तकरीबन 11 करोड़ गैलन है। लेकिन इस वक्त वासा अपने नामसाद हालात की वजह से जो पानी शहरियों को फराहम कर रहा है वो तकरीबन 6.5 करोड़ गैलन है। अब पीने के पानी की खासी बड़ी किल्लत नज़र आती है और यही वजह है कि जो दूर दराज इलाके हैं और शहर के इलाके भी हैं वहाँ पर भी नीले कैन इस्तेमाल हो रहे हैं। इस मसले के हल के लिए वासा फैसलाबाद ने जहाँ पर पहले फ्रेंच प्रोजेक्ट फेज़ 1 के ऊपर काम किया फ्रांस के ताउन से, एक दूसरा बड़ा मंसूबा जो है वो पाइपलाइन से निकलकर अब उसकी एक हतमी शक्ल नज़र आ रही है जहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट्स की जानिब से उसकी मंजूरी हो चुकी है और कल ही एक इजलास हो रहा था और उसमें उसकी जगह को डिफ़ाइन किया जा रहा था। कुछ जगह की कमी का सामना नज़र आ रहा है तो तवक्को ये की जा रही है कि उस मंसूबे के लिए कुछ जगह जो है वो ख़रीदी जाएगी। इससे तकरीबन 3 करोड़ गैलन जो है वो पीने का साफ़ पानी मुयस्सर आ सकेगा और ये मंसूबा जो है बोस्टल जेल के साथ जो है वो एक खाली अराजी है, तकरीबन 73 एकड़ अराजी सरकारी अराजी है और तकरीबन 17 एकड़ अराजी जो है वो किसी प्राइवेट ऑनर से खरीदी जाएगी और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले साल के आगाज़ में ही इसके ऊपर ऑन ग्राउंड काम शुरू हो जाएगा, जिससे फैसलाबाद में पीने के साफ पानी की किल्लत जो है उसमें कमी आएगी। और क्या इसके लिए कोई फंड्स भी एलोकेट किए गए? इस हवाले से मजमूई तौर पर ये 15 अरब रुपए का मंसूबा है और तवक्को ये है कि जो AFD बैंक है फ्रांस का, उसकी जानिब से 11 से 12 अरब रुपए वो फ्राहम किए जाएंगे और जो बाकी मानदा पैसे हैं वो हुकूमत पंजाब फ्राहम करेगी और जो फ्रांस है वो पहले ही तय कर चुका है अपने पैसे और जो ही मंसूबे के ऊपर ऑन ग्राउंड काम शुरू होगा फ्रांस की जानिब से वो फंडिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो कि पिछले 1.5 साल से एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था कि कौन प्रोजेक्ट डायरेक्टर होगा और फैसलाबाद से बहुत सारे ऑफिसर्स भी कोशिश कर रहे थे और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ना होना, आप ये समझिए कि वो बंदा जिसने मंसूबे को लेकर चलना है
उसकी तैनाती नहीं हो रही थी। तो अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर आ चुके हैं लाहौर से, और ये इस मंसूबे के ऊपर उम्मीद है कि आने वाले साल के आगाज़ में ही काम शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब जो दूसरा बड़ा मंसूबा है वो है सीवरेज के हवाले से, कि जो सीवरेज का पानी है उसका हल क्या किया जाए। उसके लिए एक दूसरा बड़ा मंसूबा था डेनमार्क की मदद से बनने वाला, वो मधुआना ड्रेन है। जब हम जड़ामाला रोड को क्रॉस करते हैं या स्कैना रोड को क्रॉस करते हैं तो उसके नीचे से गंदा नाला गुजरता है, तो उस ड्रेन को, उस गंदे नाले को मधुआना ड्रेन कहते हैं। और उसमें तकरीबन 100 मिलियन गैलन से लेकर 110 मिलियन गैलन गंदा पानी होता है। उसमें घरेलू सीवरेज का पानी भी होता है, और जो खोड़ावाला में हमारी इंडस्ट्री मौजूद है उसका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है वो भी उसी में शामिल किया जाता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता गुजरता हुआ समुद्री रिझाना डिचकोट को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाता है, और जहां जहां से ये गुजरता है वहां इर्द गिर्द फ़िज़ाई और आबी आलूदगी तो पैदा कर ही रहा है। इसके साथ साथ ये ज़ेर ज़मीन सिपेज होती है और ज़ेर ज़मीन पानी को भी कड़वा कर रहा है। इस मसले के हल के लिए डेनमार्क के ताउन से तकरीबन 19 अरब रुपए का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसका इफ्तिताह 2019 में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सर्किट हाउस में विजिट के दौरान किया था, और अब उसका भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हायर हो चुका है। उसका भी PMUB तश्कील दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, जिसमें बुनियादी जो अफसरान का ढांचा है वो भी उसमें भर्ती हो रहा है। तो ये तवक्को की जा रही है कि ये मंसूबा भी आने वाले साल के आगाज़ में शुरू हो जाएगा, जिससे जहां पर पीने के साफ पानी की जो किल्लत है वो तो ख़त्म होगी ही, इसके साथ साथ जो सीवरेज का वाटर है, जो सीवरेज का पानी है, उसको भी डिस्पोज ऑफ किया जा सकेगा। अच्छा, इस मंसूबे की खूबसूरत बात यह है कि 44 मिलियन गैलन इससे जो पानी है, ये समझ लें कि 4 करोड़ गैलन पानी, गंदा पानी जो सीवरेज का पानी है, उसको साफ किया जाएगा, और उसको साफ करके दिया जाएगा इरिगेशन डिपार्टमेंट को, और वो उससे जो फसलें हैं और काश्तकारी का काम है वो हो सकेगा। इसके साथ साथ ये चूंकि एक बहुत बड़ा प्लांट होगा तो इसको रन करने के लिए भी बिजली की भी खासी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मंसूबा ना सिर्फ पानी को साफ कर रहा होगा बल्कि इसके साथ साथ ये बिजली भी पैदा कर रहा होगा। तो ये आप ये समझ लें कि ये मंसूबा एक ऐसा खुदकार मंसूबा होगा जिसको बाहर से बिजली की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और वासा के वो मसाइल जो कि बिजली की शक्ल में, बिलों की शक्ल में हमें नज़र आते हैं, उनके ऊपर भी काबू पाने में मदद मिलेगी। और ये कौन से एरियाज होंगे रमज़ान जहां पर ये बेसिकली, अगर हम इरिगेशन के हवाले से भी बात करें, कहां पर वो इलाके होंगे जहां पर फसलों को ये पानी दिया जा सकेगा, और पीने के पानी के हवाले से भी कौन से इलाके होंगे जहां पर ये फ्राहम होगा? अच्छा, ये जो पीने का साफ पानी का फंज प्रोजेक्ट है, वासा का एक खूबसूरत एक सिस्टम है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये मशरकी इलाके को पानी देगा, मगरबी इलाके को पानी देगा। वासा का एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब तमाम लाइनें जो हैं वो बेसिक्स लाइन या मेन लाइन से या ट्रंक लाइन से जुड़ी हुई हैं। वासा जिस इलाके को चाहेगा उसको पानी की फराहमी यकीनी बनाएगा, लेकिन तवक्को ये है कि चूंकि ये पीने के साफ पानी का मंसूबा जो है ये शहर के मशरिक में है, तो शहर के मशरिक के इलाके ज़्यादा मुस्तफीद होने का इम्कान है इसमें, लेकिन जहां चाहेंगे वासा उसको पानी पहुंचाएगा। दूसरा मंसूबा कि जो आबपाशी के लिए पानी वो कहां पे फराहम करेगा, वहां से करीब से गुजरने वाली नहर में साफ होने वाला पानी डाल दिया जाएगा, और इरिगेशन डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि हमने किस इलाके में इस पानी को फराहम करना है। वो मेन स्ट्रीम लाइन में आ जाएगा, जो नहरें हैं बड़ी उसमें पानी शामिल कर दिया जाएगा। अच्छा, मामला ये है कि वासा का ये जो प्रोजेक्ट लगने वाला है ये 3 करोड़ गैलन यौमिया पानी नहर से लेगा, और नहर का पानी साफ करके हमें दिया जाएगा। और ये पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड्स यही हैं कि नहरी पानी को ही बेहतरीन पानी माना जाता है, और उसी को साफ करके अगर दिया जाएगा तो उसका मतलब है कि वो माहौल के ऊपर भी कोई बुरा इंपैक्ट नहीं होगा और इंसानी सेहत के लिए ऊपर नहीं होगा। और जब प्लांट लगाया जाएगा इस पानी को प्रोसेस करने के लिए, वो क्या उसमें कोई इस तरह के एलिमेंट्स होंगे जो कि एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक हो सकते हैं? नहीं, ये दोनों मंसूबे एनवायरमेंटल NOC के साथ बन रहे हैं। अच्छा। और चूंकि ये दोनों फॉरेन फंडेड हैं तो तवक्को ये है कि इसमें जो एनवायरनमेंट का एलिमेंट है उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, और इस हवाले से दोनों मंसूबों के लिए जो एनवायरनमेंट का NOC है वो ऑलरेडी जो है उसकी अप्रूवल हो चुकी है, और ये बड़ी खुशाइंद बात है। इसके अलावा जो ऑलरेडी वासा का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है वो वेस्ट में है, उससे खासे लोगों को शिकायत हैं, लेकिन इन बनने वाले नए प्रोजेक्ट से तवक्को है
कि इस तरह के मसाइल नहीं होंगे। एक तीसरा बड़ा मंसूबा जो ऑलरेडी चल रहा है वो तकरीबन 7 अरब रुपए का मंसूबा है झाल वाटर वर्क्स। अगर कुछ लोगों ने झाल का पुल चढ़ते हो सरियाना रोड की तरफ से तो लेफ्ट साइड पे हमें बड़े बड़े तालाब और बड़े बड़े कुएं नजर आते हैं पानी के, जहां पर इस वक्त एग्जैक्ट जो झाल अंडरपास है वो मौजूद है, वो झाल वाटर वर्क्स की जगह के ऊपर है। उसके ऊपर भी जो है वो वासा की जानिब से जो है वो काम किया गया है और उससे तकरीबन जो 20,000 घराने हैं उनको पीने का साफ पानी मिलेगा। वो भी जो है रकबराज वहां से पानी लेके उसके ऊपर उसको साफ करके अब्दुल्लापुर के इलाके, जनावाला रोड, मदीना टाउन और इसके साथ साथ मुमकिन तौर पर किसी हद तक मंसूराबाद के इलाके जो हैं वो मुस्तफीद होंगे। इस मंसूबे के ऊपर तो काम शुरू हो चुका है और ये एक वासा के हवाले से खासे बड़े मंसूबे हैं। इसके अलावा जो चौथा बड़ा मंसूबा जो सीएम पैकेज के तहत वासा जिसके ऊपर काम शुरू कर चुका है वो है फैसलाबाद शहर के वो तमाम इलाके जहां पर सीवरेज के मसाइल थे, जिनमें हमने मियां फरख हबीब के इलाकों को रिपोर्ट किया। शादीपुरा का इलाका, बरकतपुरा का इलाका, उच्चा मुरब्बा और इसके साथ साथ शमसाबाद, शेखपुरा रोड के इलाके, झुमरा रोड के इलाके, शकील पार्क और झंग रोड के कुछ इलाके, इनके ऊपर ऑलरेडी काम जो है वो शुरू हो चुका है। सीएम पैकेज के तहत तकरीबन 4.5 अरब रुपए की लागत से इन मंसूबे के ऊपर काम शुरू हुआ। ये 13 स्कीमें हैं टोटल। इसमें बहुत से इलाकों में सीवरेज की नई लाइनें डाली जा रही हैं और 208 चेक में नाली का सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए वहाँ पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो काम शुरू हुआ है। और हमारे पास ही है सरगोदा रोड, आपने भी देखा होगा कि वहाँ पर भी खुदाई शुरू हो चुकी है और तकरीबन 36 इंच डाया की जो 700 फुट लाइन है वो लगाई जा रही है, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जो इकबाल स्टेडियम में पानी रुकता था और जो थाना सरगोदा रोड के सामने पानी हमें सड़क के ऊपर नजर आता था, फरजाना उसको बार बार रिपोर्ट कर चुकी हैं, इकबाल स्टेडियम को पूरा मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर चुका है, इस्लाम नगर पानी में डूबता था। तो अब इस लाइन से उस इलाके के मसले भी जो हल होंगे। तो उम्मीद है कि वासा इंतजामिया ये चाह रही है कि मानसून से पहले पहले इन मंसूबों के ऊपर काम जो है मुकम्मल कर लिया जाए, जिससे सीवरेज के मसाइल, बरसाती पानी के मसाइल और जो पीने के पानी के मसाइल हैं वो उनके ऊपर काबू पाया जा सकेगा। डिजकोट रोड के मकीनों के लिए भी एक अच्छी खबर है। हमने को 2 रोज पहले इसको रिपोर्ट भी किया था कि डिजकोट रोड पे कोई भी बड़ी सीवर लाइन मौजूद नहीं, वहां इर्द गिर्द रोड साइड ड्रेन्स हैं और दूसरी बात यह है कि उसका पानी, डिजकोट रोड का पानी शहर से बहुत दूर जाता है और जब तक बारिश का असर शहर के हर हिस्से में खत्म नहीं हो जाता, शहर के हर कोने से पानी नहीं निकल जाता, उसके बाद डिजकोट रोड की बारी आती है। क्योंकि पहले पानी जो लाइनों में भरा पड़ा है वो निकलता है, उसके बाद डिजकोट रोड से पानी निकलना शुरू, जिसका मतलब यह है कि अगर 50 से 60 मिलीमीटर भी बारिश हो जाती है तो डिजकोट रोड 2-2 दिन डूबा रहता है। अब वासा इंतजामिया ने उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग का एक मंसूबा जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें मियां ताहिर जमील साहब के दफ्तर के बाहर एक पार्क है और डिजकोट रोड के दरमियान एक कब्रिस्तान के साथ छोटा पार्क या ग्रीन बेल्ट कह लें, और इसके साथ साथ सर सैयद टाउन की तरफ भी एक पार्क है। इन 3 पार्क्स को इस्तेमाल किया जाएगा, इनको डीप कर लिया जाएगा। डीप करने के बाद आप ये समझ लें कि जो बारिश होगी वो बरसाती नालों के जरिए होती हुई इन पार्क्स में चली जाएगी, जो भी पानी होगा, जिससे ये फायदा होगा कि उस पानी को ना सिर्फ वहां पे महफूज कर लिया जाएगा, बल्कि जो डिजकोट रोड 2-2 दिन पानी में डूबा रहता था वो पानी जल्द जो है वो उसकी निकासी हो जाएगी, जिससे फैसलाबाद के डिजकोट रोड पर बरसाती पानी की निकासी भी हो सकेगी और इसके साथ साथ उस पानी को हम स्टोर करेंगे। पानी स्टोर करके पीएचए को दिया जाएगा कि जब उनकी मर्जी होगी वो वहां से सकर मशीन के साथ पानी उठाएंगे और मुख्तलिफ जगहों पे पार्क्स में ले जाएंगे। बिल्कुल जी, और खबरें तो अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे पास और भी बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए रमजान। इससे पहले कि हम उन सवालों की तरफ जाएं, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था कि रमज़ान मिर्ज़ा जो सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे, जिन्होंने पहले आपको एक्सप्लेन किया किस तरह से वासा के कुछ नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, स्पेशली फंड्स के हवाले से। रमज़ान अगर बात करें तो फैसलाबाद शहर में फंडिंग जो है उसकी हमेशा प्रॉब्लम रही है, बड़ी ताख़ीर से की जाती है, कहीं ना कहीं डिलेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स जो हैं चाहे पाइपलाइन में आ चुके हैं आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो
15 अरब आपने मेंशन किया एक प्रोजेक्ट के लिए, साथ ही साथ आपने मेंशन किया 19 अरब दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। तो ये कहां तक फंडिंग मुकम्मल हो चुकी है और कितनी फंडिंग बाकी? मैं दोनों मंसूबों की पहले जो तारीख है उसमें थोड़ा सा जाना चाहूँगा। ये जो 15 अरब रुपये का फ्रेंच प्रोजेक्ट फेज़ 2 है, इसकी साबिक सीएम पंजाब वज़ीर शहबाज शरीफ जब फैसलाबाद 2017 में आए तो इसकी सॉफ्ट ओपनिंग करके गए थे। अच्छा, ये 2017 से? ये 2017 से है। ये ऐसी नालायक हुकूमत है माजरत से कि 2017 की जिसकी सॉफ्ट ओपनिंग हो चुकी है, अब जाके 2022 में उसके ऊपर काम की तवक्को है कि ये आप ये समझ लें कि वसा इंतजामिया भी इसमें पूरी कसूरवार है। हुकूमत पंजाब आप ये समझें फ्रांस फंड्स लेके पीछे पीछे फिर रहा है और हमारी हुकूमत जो है लेकिन हमारे मंजूरियों में बहुत मसरूफ है। हाँ, कागजात में इसकी मंजूरी खोई हुई है। दूसरा जो 19 अरब रुपये का प्रोजेक्ट बताया आपने, इसकी 2019 में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जब फैसलाबाद आए थे, जब उन्होंने सहाफ़ियों के लिए कॉलोनी का ऐलान किया था, उस वक्त इस मंसूबे की सॉफ्ट ओपनिंग की थी। और आज 2022 में भी ये तवक्को है शुरू होगा। तो ये सूरत हाल इन दोनों मंसूबा, ये दोनों हुकूमतें जो हैं फ्रांस एंड डेनमार्क, ये दोनों फंड्स लेके पीछे फिर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो आला अफसरान हैं, इदारे हैं, वो कभी कागजात उधर भेजते हैं, कभी उधर भेजते हैं, कभी कंसल्टेंट नहीं मिलता। ये जो अचानक से याद आ गया है, मेमोरी दोबारा से जो है वो चल पड़ी है, कहीं ये इलेक्शंस की वजह से तो नहीं है? नहीं, ये मंसूबे तो बनने ही थे, ये मंसूबे बनने, लेकिन अभी बनना मतलब कितने टाइम से अगर फंसे हुए हैं और अचानक आप फंडिंग की तरफ, ये एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन दूसरा पॉइंट जो इस वक्त सीवरेज लाइनें डाली जा रही हैं, जो 4.5 रुपए की लगभग 5 अरब रुपए की 4.5 अरब रुपए की CNW और 2.5 अरब की तकरीबन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मंसूबे जो हैं, ये सिर्फ इसी मकसद के लिए हैं कि जो इलेक्शन आ रहे हैं उनके ऊपर कम से कम गवर्नमेंट ये बता सके कि हमने ये भी सड़क बनाई, हमने ये भी बनाई, यहाँ से भी सीवरेज का मसला हल किया। यकीन करें जो 3 सालों में, पिछले 3 सालों में फैसलाबाद का इस हुकूमत ने हाल किया है ना, शायद किसी डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हुआ होगा। शायद पीपल्स पार्टी जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि वो सिंध की हुकूमत है, उनके दौर में भी इतना बुरा हाल नहीं हुआ होगा जितना इस PTI गवर्नमेंट ने जो है फैसलाबाद के चेहरे को नुकसान पहुंचाया। सड़कें टूट फूट, हम तो अब ये कहते थे कि खड्डों में कहीं कहीं सड़क आती है। अली रजा ने कुछ इस तरह की भी बात की। तो फैसलाबाद जो है ये, इसमें कोई शक नहीं, अब हुकूमत ने ना फंड्स का मुंह खोला हुआ है। उसकी बड़ी वजह यह है कि फैसलाबाद ही उन शहरों में से एक था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की स्पेस दी। यहाँ से ना सिर्फ जो हमारे सूबाई पार्लियामेंटेरियंस हैं वहाँ से उन्होंने सीटें निकाली, इसके साथ साथ जो कौमी सीटें हैं वो भी उनको वोट दिए गए, फैसलाबादियों ने वोट दिए और तब्दीली को वोट दिया। लेकिन तब्दीली जो आपने 2 साल में इसका हाल किया, पिछले 3 साल में, वो तो सब नहीं देखा। यहाँ पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अवाम को नहीं मिल सकते। अवाम ने सिर्फ झीली है तो महंगाई झीली है। इस वक्त जो फंड्स दिए जा रहे हैं उससे फैसलाबाद की सूरत हाल जो है वो काफ़ी बेहतर होगी और इसका फ़ायदा ये होगा कि वोट लेने वाले जो अफराद जाएंगे वो कम से कम ये दिखा सकेंगे हमने आपकी गली बना दी, सुरंग लगा दिया, सड़कें बन गई, सिविल का मसला हल हो गया। लेकिन महंगाई उसी तरह जो है वो कायम है। तो आपका इशारा बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सिर्फ इलेक्शन की गेम है और मैं ये समझ रहा हूं कि अगर हुकूमत ने फैसलाबाद को नज़रअंदाज किया तो फैसलाबादी जो हैं ये फौरी अपना किबला बदल लेते हैं। इन्होंने पिछले इलेक्शन में भी बदला और अगर इस साल भी इनको कुछ ना मिला तो फैसलाबाद जो है वो मुकम्मल किक आउट करेगा। लेकिन करंटली तो यही लग रहा है कि अगर ये स्ट्रैटेजी काम कर जाए, जहां पर ऑफ कोर्स सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है, पीने के पानी का बहुत मसला है, पानी जो खड़ा रहता है सड़कों में वो एक बहुत बड़ा इशू है, तो शायद ये जो एक टेक्निक है शायद काम आ जाए। लेकिन मसला ये है कि अगर पानी का मसला है तो ये भी हुकूमत के वसाइल ना फ्राहम करने की वजह से है। सीवरेज का मसला है तो ये हुकूमती नाअहली की वजह से है और अगर महंगाई है तो वो भी सरकारी नाअहली की वजह से है। सारे मसाइल अगर गवर्नमेंट के खुद ही पैदा करता है और वो खुद ही उनको सॉर्ट आउट कर देती है तो हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। हुकूमत का कमाल ये है कि घर में बैठे हुए फर्द के लिए रोजगार पैदा करना ताकि वो रोजगार के लिए निकले और कुछ ना कुछ कमा सके। अगर खुदकुशियां रोकनी हैं, अगर
जो उजड़ते घर हैं उनको बचाना है तो हुकूमत को इस मामले के ऊपर देखना है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की सूरत हाल कभी नहीं देखी गई थी, कभी नहीं महसूस की गई थी जो इस गवर्नमेंट ने महंगाई के हवाले से की। हम सीवरेज भी बर्दाश्त कर लेते हैं, टूटी सड़कें भी बर्दाश्त कर लेते हैं, हमें पानी नहीं मिलता तो हम खुद ले आते हैं कहीं ना कहीं नल से, लेकिन अगर हमारी जेब में पैसे नहीं है तो हम दाल नहीं खरीद सकते, हमारी जेब में पैसे नहीं है तो हम शाम की रोटी नहीं पका सकेंगे। और हकीकत ऐसा हुआ कि इस दफा इस हुकूमत में जितने जो हैं वो भिखारी इन्होंने पैदा किए हैं ना, जो सड़कों के चौराहों में हमें नजर आते हैं, इससे पहले उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये भी देखा है कि वाइट कॉलर लोगों को भी जो है वो जीना मुश्किल हो गया है इस दौरे हुकूमत में, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुव्वत खरीद नहीं रही। गवर्नमेंट ये बात जरूर करती है कि भाई अगर दाल महंगी हो गई है तो दूसरी तरफ रोजगार भी महंगा हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो सैलरीड पर्सन है वो मुतासिर हुआ है, जिसकी तनख्वाह आज से 6 साल पहले भी अगर उसकी कोई 10,000 उसमें 12-15 हज़ार हो गई है, और लेकिन जो महंगाई का तनासुब है वो दोगुना चला गया। रमजान, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग टॉपिक से थोड़े से साइड ट्रैक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, एक्सपोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। काफी बेहतरी आई कोरोना के दौरान, हमने देखा काफी इंप्रूवमेंट हुई, पाकिस्तान को काफी ऑर्डर्स मिले, लेकिन फिर भी अगर कोई काम कर रहे थे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएगी। अब गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस बेहतर करने के अलावा या पॉलिसीज ऐसी बनाने में जहां पे कंपनीज को सालाना या किसी 6 माह के बाद 2 साल के बाद तनख्वाह बढ़ानी पड़े, उसके अलावा गवर्नमेंट कैसे इस चीज को हैंडल कर सकती है? गवर्नमेंट पे सबसे पहले तो अपने इदारे ही इस के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे, कम से कम 20,000 रुपये तनख्वाह है, वर्क चार्ज की तनख्वाह भी 20,000 नहीं है, जबकि गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है। सबसे पहले तो उसे अपने घर की तरफ देखना होगा गवर्नमेंट को। दूसरी बात यह है कि जो बड़े सनतकार हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए, जहां पर वर्कर खुशहाल नहीं है वो सनतें लंबे वक्त के लिए नहीं चल सकती, ये तय है। वर्कर अगर खुशहाल है तो वो जांफिशानी से मेहनत के साथ काम करेगा। अब जब उनसे बात की जाए कि भाई आपने कोरोना सीजन के दौरान इतने पैसे इतनी दिहाड़ी लगा ली है, तो उनसे जब इन दिनों में बात की जाए तो वो कहते हैं भाई आजकल तो ऑर्डर ही नहीं है। भाई आजकल की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हमने तो वो पीक सीजन की बात की है कि पीक सीजन को देखें और वर्कर्स का ख्याल रखें। लेकिन उनके पास एक और जवाब होता है कि ये भी तो देखें ना, हमने पिछले 2 साल जो है वो कितना खसारा बर्दाश्त किया। लेकिन ये बात तय है, सनतकार का खसारे का मतलब ये है प्रॉफिट में कमी। अगर उसने इस साल 1 करोड़ रुपए कमाया है और अगले साल वो सिर्फ 50 लाख कमा सका है, तो उसने ये नहीं कहना कि भाई मैंने सिर्फ 50 लाख का मुनाफा कमाया, उसने कहना नहीं 50 लाख का घाटा पड़ गया। ये टर्म्स और ये बातें की जाती हैं, तो सनतकार की जिम्मेदारी है कि वो काम करे। मैं एक तकरीब में शरीक था जहां पर एक सनतकार मौजूद थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा। उसने कहा कि मेरी एक तजवीज़ है, सनतकार टैक्स चोरी ना करे और मजदूर काम चोरी ना करे, तो पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और हकीकत यही है कि वो तनख्वाहों की मद में हो या टैक्स की मद में, फैसलाबाद का और पाकिस्तान का सनतकार जो है वो चोर है, और जो मजदूर पेशा है, मजदूर तबका है, ये काम चोर है। दोनों की चोरी खत्म होगी तो पाकिस्तान को जो है वो नई राहें मिलेंगी, नई तरक्की की मंजिलें जो हैं वो मिलेंगी। तो हम बात कर रहे थे कि फैसलाबाद में जो इस वक्त तरक्याती काम हैं उनकी क्या सूरत हाल है। एक आखिरी बात जो वासा के हवाले से है, वासा ने एक बहुत अच्छा काम किया। पहले ये होता था कि वासा के 2 डिविजन्स थे, ईस्ट और वेस्ट। एक डायरेक्टर ईस्ट होता था, एक डायरेक्टर वेस्ट होता था। एक डायरेक्टर ईस्ट कंस्ट्रक्शन और एक डायरेक्टर ईस्ट ऑपरेशन। कंस्ट्रक्शन ने नई सीवरेज लाइनें डालनी है, ऑपरेशन ने लाइनों की सफाई और उसको मेंटेन करना। अब होता यह था कि कंस्ट्रक्शन में पैसे हैं और ऑपरेशन में सिर्फ गालियां हैं। कंस्ट्रक्शन में आप ठेके लेते हैं, ठेके से काम करवाते हैं और आपको बचत भी होती है, आपकी जेब में भी कुछ ना कुछ आ जाता है। ऑपरेशन में सिर्फ गालियां ही पड़ती हैं, मेरी सीवरेज लाइन बंद होगी, मेरी बंद होगी, वहां पे ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जो मौजूदा इंतजामिया ने उसने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने 4 डायरेक्टर लगा दिए, 4 उन्हीं के पास कंस्ट्रक्शन और उन्हीं के पास ऑपरेशन। अब जो डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन सीवरेज लाइनों की सफाई नहीं हो रही, जिसका मतलब ये है कि आने वाले मॉनसून में मुमकिना तौर पर सीवरेज के मसाइल होंगे।
मतलब फिर से हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर हम पहले जा खड़े थे, सकते चाहे हैं। वो नई लाइंस जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाए, लेकिन जब तक ऑपरेशंस में बैठे पहली नहीं हैं। वालों की सफाई नहीं होगी तो सीवरेज के मसाइल होंगे, बरसाती पानी की निकासी नहीं होगी। और अभी तक ये सीजन है, पीक सीजन होता है इन दिनों में, जो पानी होता है सीवरेज लाइनों में वो कम होता है, तो इन दिनों में सफाई होती है, लेकिन अभी तक सफाई तो का काम शुरू रमजान, नहीं हुआ। आखिर इस नेग्लेक्ट की वजह क्या है? इसके पीछे क्या रीजन है? पता भी है कि आगे आके क्या सूरत हाल होंगे, तो क्यों काम नहीं किया वाइस चेयरमैन वासा और एमडी वासा और डीएमडीज को जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है कि बजाय इसके कि सिर्फ फोकस्ड हो जाएं कि नई लाइनें डालें, बहुत जरूरी है कि नई लाइनें भी डाली जाएं और साथ साथ में ऑपरेशन भी किया जाए और डिसल्टिंग की जाए, ताकि सीवरेज लाइनों का जो कोई बंदिश जो होती है उसको हम कम से कम कर सकें। क्योंकि नई लाइनें डाल भी दी जाएंगी तो पहले वाली अगर लाइनें बंद हो जाएंगी तो नई लाइनें डालने का भी कोई फायदा नहीं होगा। और रमजान, हमारे शो में कई दफ़ा हमें कॉल्स आई हैं जहां पर हमें डिफरेंट इलाकों के हवाले से, डिफरेंट सड़कों के हवाले से बताया गया, कॉलोनीज के हवाले से बताया गया जहां पर जो सीवरेज के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और डेफिनेटली उनके हवाले से काम भी किया गया और उनको सॉल्व भी करने की कोशिश की गई। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे और डेफिनेटली बात करेंगे कि किस तरह कंप्लेंट अगर आप करना चाहते हैं वो किस तरह से बेहतर तरीके से की जा सकती है। लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जी, आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले वासा के हवाले से बात करते थे। 4 नए प्रोजेक्ट्स या पुराने प्रोजेक्ट्स जो रिवाइव हो रहे हैं अचानक से, और दिमाग में यही चीज़ आती है आखिर अचानक से रिवाइव क्यों हो रहे हैं। ऑफ कोर्स शायद ये इलेक्शन का मामला हो सकता है। आपको पता है अगले साल इलेक्शंस होंगे और पता चल ही जाएगा अगले से अगले साल, क्योंकि ऑलमोस्ट 2022 में तो हम पहुंच ही चुके हैं। 2023 में इलेक्शंस होंगे और पता चल जाएगा कि आखिर कहाँ पे स्टैंड करती हैं चीज़ें। आगे बढ़ते हुए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक में जाने से पहले मैं चाहूँगी ब्रीफली रमज़ान सिर्फ कंप्लेंट्स के हवाले से बात करें। वासा की अगर कोई कंप्लेन करना चाहता है हमारे शो के और इस प्लेटफॉर्म से, जो है काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आगे फॉरवर्ड भी हुई हैं, बट इसके अलावा क्या तरीका है? अच्छा, उनका एक शिकायत सेल नंबर है और आप उसकी कंप्लेंट फ्री जो है वहाँ पे कॉल करें और आप अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, कोई ऐसा मसला नहीं। इसके अलावा जो उनकी मोबाइल ऐप है वो मुयस्सर है, सिटीजन पोर्टल है वो मुयस्सर है, लेकिन इन दिनों चूँकि पानी का इस्तेमाल कम होता है और इसलिए वो नॉर्मली कोई इतनी ज़्यादा शिकायत जो हैं वो नहीं होती। लेकिन इन दिनों में उनकी सर्विसेज भी जो है वो कदरे ठीक जा रही हैं, लेकिन आने वाले दिन जो हैं वो अहम होंगे जब पानी का इस्तेमाल बढ़ेगा, मानसून होगा, बारिश होगी और वासा को बिलों का भी सामना करना पड़ेगा। तो अभी वासा के लिए अच्छे दिन जा रहे हैं। अभी वासा जो है अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को सही कर सके, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। अगर ये पीक पीरियड, जैसे कि आपने मेंशन किया रमज़ान, जहाँ पर पानी का कम इस्तेमाल हो रहा है, उसको सही तरह से ना यूटिलाइज़ किया गया, आगे के मसाइल सीवरेज के हवाले से या ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से अभी से इंप्रूवमेंट ना की गई, तो अगले साल फिर मानसून में हमें वही सिचुएशन देखने को मिलेगी जो कि इस साल और पिछले सालों से हम देखते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए रमज़ान, वैक्सीनेशन के हवाले से भी बात करना मैं चाहूँगी, और स्पेशली स्कूलों की जो छुट्टियाँ हैं, आई थिंक सब बच्चे और स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनके दिमाग में यही चल रहा था, छुट्टियाँ हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, कब हो रही हैं आखिर, आप बता ही दें अब। अच्छा नहीं, अभी भी फातिमा छुट्टियों के वाले से कुछ भी कहना काबिल वक्त हो। अच्छा, क्योंकि इस वक्त भी मामला जो है वो गू की कैफियत में है और शायद वालिदैन इस बात को नहीं समझ रहे और बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं रहे कि छुट्टियां क्यों नहीं हो रही। 2 फैक्टर्स थे बुनियादी छुट्टियां ना करने का। सबसे पहले तो ये बात क्लियर करने की जरूरत है कि ये छुट्टियां जो हैं वो सर्दियों की छुट्टियां हैं, और जब इन छुट्टियों का फैसला किया गया था 21, 22, 23 से ऑनवर्ड, तो इस दौरान जो है वो 25 दिसंबर बड़ा दिन और क्रिसमस की तकरीबात भी जो हैं वो आ जाती हैं, तो बहुत सारे लोग इसे कह रहे थे बड़े दिन की छुट्टियां, बड़े दिन की छुट्टियां, लेकिन ये सर्दियों की छुट्टियां हैं। जिस तरह गर्मियों की छुट्टियां हैं, पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जहां पर शदीद गर्मी होती है, तो सर्दी की शिद्दत भी होती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता ये इसलिए बंद किया जाता था कि चले इन दिनों जो है वो शिद्दत ज्यादा होती है सर्दी की, इसलिए इसे दिसंबर की छुट्टियां भी कहा जाता था। लेकिन अगर हम पिछले 3 से 4 साल का मुआवजा करें तो आहिस्ता आहिस्ता सर्दी जो है वो शिफ्ट हो रही है जनवरी में। तो अब एक तो ये तुक नहीं बनता कि आप लाजमी तौर पर जो दिसंबर की छुट्टियां जिसे कहा जाता है या सर्दियों की छुट्टियां वो दिसंबर में ही करें, आप इसे जनवरी पे भी ले जा सकते हैं। एक फैक्टर तो ये था कि जब पिछले 1 हफ्ते में ये बहस छिड़ी, उन दिनों में ना धुंध का कोई आलम था, ना ही सर्दी की शिद्दत थी, और यहां तक कि रात के वक्त दर्जा 7-8 था, और 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त और
20 से 22 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिन के वक्त कुछ ज्यादा दर्जात ये सर्दी नहीं है। एक तो फैक्टर ये था, लेकिन उससे सबसे ज्यादा जो अहम फैक्टर ये था कि जो कोरोना वैक्सीनेशन का हदफ है वो फैसलाबाद उन इजला में से एक है जहां पर ये 36 जिला में से कोई 30, 31, 32वें नंबर पे आ रहा था, क्योंकि यहां पर जो पॉपुलेशन है, जो टारगेट पॉपुलेशन है वो 60 लाख से जायद है और 60 लाख में से अभी तक जो महकमा सेहत है वो 19 से 20 लाख के दरमियान अफराद को जो वैक्सीनेशन जो है वो कर सका है। स्कूलों के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की बैठी हुई है जिनकी उम्र जो है वो अबव 12 है और वो 18 से कम है। वो नॉर्मली हमें 6ठी 7वीं में भी बच्चे मिल जाते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में, और अगर हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं तो वो 11वीं 12वीं में बच्चे बैठे हुए हैं, और अगर वो कॉलेजेस हैं तो वहां पर भी वो 11वीं 12वीं और अगली 2 क्लासेस में मौजूद हैं बच्चे। तो एक सिर्फ बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि अगर छुट्टियों को थोड़ा सा डिले कर लिया जाए तो एक ही जगह पर महकमा सेहत को टारगेट पॉपुलेशन मिल जाती है। अगर आप फैसलाबाद के किसी एक अच्छे स्कूल में चले जाएं तो तवक्को ये है कि वहां पर 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट बैठा होता है एक ही वक्त में। तो एक ही वक्त में इतने बच्चों को आप आसानी से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, बजाय इसके कि आप जब उसके मोहल्ले में जाएं तो पता चले कि सर्दियों की छुट्टियों की वजह से बच्चा तो जो है वो मरी पहुंचा हुआ है, वो अपनी खाला के घर गया है, वो अपने मामू के घर गया हुआ है, बच्चा घर पे नहीं है। तो एक आंसर ये था, और दूसरा जो थी वो सर्दी की शिद्दत नहीं थी। तब सर्दी तो आ गई अचानक ही। सर्दी ने तो अचानक जब सुबह उठ के वो हम कहते होते हैं ना कि रात को सोए तो इतनी रात को सोए थे और सुबह मैंने ये देखा बाइकर्स के पास बेचारों के पास जैकेट्स भी नहीं थी कि इतनी सर्दी में घर से कैसे निकला जाए। इस कदर वो अचानक सर्दी आई, धुंध आ गई। लेकिन दूसरा फैक्टर अभी भी वहां पे कायम है कि महकमा सेहत को वैक्सीनेशन जो है वो करवाने में मसला आ रहा है। और एनसीओसी आपको पता ही है कि इदारा ही इसलिए बना था कि ये कमांड एंड कंट्रोल कर सके और पूरे पाकिस्तान को देख सके, और एक नजर से देखते हुए कहीं पर भी कोई भी ऑपरेशन किसी हवाले से लॉन्च करना है तो वो कर सके। एनसीओसी ही वाहिद इदारा था जिसने, मैं ये समझता हूं कि शायद पार्लियामेंटेरियंस को बाईपास किया, ब्यूरोक्रेसी को बाईपास किया कि जो मर्जी जो कुछ मर्जी कह लें, हमने वो करना है जो हमने डिसाइड कर लिया। तो एक इसका फैक्टर ये था। अब उसी दौरान अदालत की जानिब से भी जो था वो कमेंट आ गया कि छुट्टियां क्यों नहीं की जा रही। तो अब मामला जो है वो अजीब नहज के ऊपर है, लेकिन जमीनी हकायक ये हैं कि 9 दिसंबर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद जो था वो बहुत पीछे था वैक्सीनेशन में। अब और इसका टारगेट जो है वो 92,000 पर डे है। 92,000 अफराद को रोजाना वैक्सीनेशन करवाई जानी है फैसलाबाद में। लेकिन जो महकमा सेहत के अदादो शुमार हैं, जो इन्होंने पिछले कोई 18 दिनों में मैक्सिमम वैक्सीनेशन की है, वो 65,000 से ऊपर नहीं आ सकी। टारगेट कितना है? 92 का, 92 का, और इस वक्त कितनी कर रहे हैं? 65 से ऊपर नहीं जा सके। और इन्हें कई दिन और चाहिए कि फैसलाबाद में जो कोरोना वैक्सीनेशन है उसका हदफ पूरा कर किया जा सके, क्योंकि फैसलाबाद आबादी के लिहाज से पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और एरिया के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा जिला है, फैली हुई आबादी है। और दूसरी जानब महकमा सेहत के पास बड़े कामचोर वैक्सीनेटर मौजूद हैं, और जो उन्होंने वो नाराज हो जाएंगे आपसे वो पिछली रिपोर्ट को ऐसी पेश की गई कि एक दिन में कोई 20 से 22 यूनियन काउंसिल्स ऐसी थी कि एक भी वैक्सीनेशन नहीं की गई, एक भी इंजेक्शन नहीं लगाया गया, जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर बरहम थे, सेक्रेटरी आर्काइव बरहम थे, सीईओ हेल्थ जो थे वो बरहम थे, लेकिन रिजल्ट को नहीं। ये फैक्टर भी हो सकता है कि पोलियो की जो कैंपेन है, आपको पता है कि वो भी दिसंबर के अंदर कुछ दिन हमेशा दिए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं स्पेसिफिकली पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से। क्या ये भी हो सकता है कि वो फोकस जो है वो चेंज हो गया? उसके लिए अलग से टीमें हैं। अच्छा जी, टीम में पोलियो वैक्सीनेशन के लिए अलग से टीमें हैं, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अलग से टीमें हैं। 900 से जायद कोरोना वैक्सीनेशन के लिए टीमें लगाई गई हैं, 4,000 से जायद पोलियो वैक्सीनेशन के लिए टीमें लगाई गई हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मसला ये है कि पोलियो की जो कैंपेन है वो 4 से 5 रोज रहती है। जी बिल्कुल। और ये पहले मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर वैक्सीनेशन करवाई गई, आपको याद होगा मुख्तलिफ जगहों पर सेंटर्स बने, आपने भी किसी सेंटर का रुख किया होगा। अच्छा, उसके बाद रेड 1 कैंपेन, रीच एवरी डोर 1, ये एक पूरा महीना कैंपेन चलाएगी। इसका टारगेट था 10 लाख,
उस कैंपेन के दौरान 8 लाख अफराद को जो वैक्सीनेशन हो सकी। उसके बाद रेड 2 कैंपेन लॉन्च की गई। पूरा दिसंबर जो था वो इसके लिए मुख्तस था और इस मुहिम के दौरान 20 लाख से जायद अफराद को जो थी वो वैक्सीनेशन करनी थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इसके 50% टारगेट्स भी जो हैं वो अचीव होते हुए दिखाई नहीं दे रहे और बहुत से उसमें फैक्टर्स हैं। और अगर अब छुट्टियां हो जाती हैं, जैसा कि इस वक्त डिस्कशन हो रही है कि ये अगले 2 से 4 रोज में छुट्टियां अनाउंस हो रही हैं और कभी कहते हैं हो गई हैं, कभी कहते हैं नहीं हुई, कभी कहते हैं कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं लेकिन वो कंफर्म नहीं, ऐसा ही है। तो अगर हो जाती हैं तो एनसीओसी के लिए भी चैलेंज होगा और महकमा सेहत फैसलाबाद के लिए भी चैलेंज होगा, महकमा और ज़िला इंतजामिया के लिए भी फैसलाबाद के लिए चैलेंज होगा कि कोरोना की वैक्सीनेशन को जो है वो किस तरह पूरा करना है। इशू तो बहुत बड़ा है। इसके अलावा भी क्या कोई फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये छुट्टियां जो हैं आगे पीछे हो रही हैं? वैक्सीनेशन में जो नंबर्स में हमें स्पेशली कमी नजर आई है, क्या उसके पीछे और भी कोई वजूहात हो सकती है? उसकी वजूहात मैंने जिस तरह बताई कि हमने कोई 20 से 22 ऐसे वैक्सीनेटर यूनिट देखे यूनियन काउंसिल्स में, एक भी वैक्सीनेशन नहीं लगाई। ये उनकी कामचोरी है। दूसरा ये है कि फाइजर की वैक्सीनेशन जो है चूंकि जो बिलो 18 हैं, अबव 12 हैं, उनको फाइजर वैक्सीनेशन जो है वो की जा रही है क्योंकि महकमा सेहत के मुताबिक वो महफूज तरीन है। तो अब उस वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी भी जो है वो चैलेंज है क्योंकि महकमा सेहत को 50,000 मिनिमम चाहिए वो वैक्सीन, लेकिन वो 50,000 यौमियन नहीं मिल रही, जिस वजह से ये भी एक हर्डल है वैक्सीनेशन की फराहमी। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्कूल जो हैं जो दूर दराज देहातों में हैं और वहां पर टीम का पहुंचना, इसके साथ साथ जो वालिदैन वहां पे बैठे हुए हैं, जब उनके जहन में कोई ये बात डाल देता है कि भाई वैक्सीन से तो बच्चा कमजोर हो जाएगा, वैक्सीन से तो बच्चा बढ़ेगा नहीं, वैक्सीन से तो बच्चा बेहोश हो जाएगा, तो वो भी एक हर्डल बने हुए हैं। तो अभी तो ताहम खासी तेजी से काम चल रहा है, वालिदैन बहुत सारे ताउन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर्डल्स जो हैं वो मौजूद हैं और इस हवाले से इंतजामिया को और महकमा सेहत को वहां के जो इलाके के लंबरदार हैं, इलाके के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनका ताउन भी जो है वो दरकार है। रमजान, ओमिक्रॉन वेरिएंट की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर एक कंफर्म्ड केस जो है सर्टन मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक हो चुका है। उसके अलावा एक और रिपोर्ट के मुताबिक, अगेन ये रिपोर्ट्स हैं, ये कंफर्म नहीं होती, ये रिपोर्ट्स आपको जो देखने को मिल रही हैं डिफरेंट आउटलेट्स के हवाले से, कि एक और पेशेंट भी जो यूनाइटेड किंगडम से पाकिस्तान के अंदर थे और उसके बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक वो भाग चुके हैं। तो और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़ी तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलता हुआ पॉपुलेशन में नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसे सीरियस केसेस सामने नहीं आए कि उसकी 100% कंफर्मेशन की जा सकती हो। एंड ऑफ कोर्स मैं चाहती थी कि जरूर इस पर भी आप कमेंट करते, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो खत्म हो गया है, इसलिए हम इस बारे में बात नहीं कर पाएंगे। अगेन अपने आप को सेफ रखें, कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपना ख्याल रखें और प्रिकॉशनरी मेजर्स लाजमी तौर पर लेते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमजान, आपने आज में ज्वाइन किया। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस और वासा के हवाले से बहुत अच्छी खबरें, और उम्मीद यही करेंगे कि एक्चुअली में ये होती हुई इंप्लीमेंट होती हुई नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मजा आएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है कि अब मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का वक्त हो चुका है और मैं हमेशा इम्पोर्टेंस बयान करती हूँ अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने की। जितनी भी मसरूफियत हो ज़िंदगी में, जितने भी काम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, एम्बिशंस हो, पैशंस हो, काम हो, जॉब हो, फैमिली हो, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप फिजिकली फिट हों और मेंटली फिट हों, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हो वो बड़े आराम से अचीव कर सकें। अपने मील्स का, अपनी डाइट का ख्याल रखना इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। ऑफ कोर्स वर्कआउट और एक्सरसाइज और अपनी फिजिकल हेल्थ दूसरे तरीकों से भी अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम मील्स की अगर बात करें तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप कौन सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें अपने खानों के अंदर। एंड डिपेंड करते हैं कि आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है या आप किस तरह की डाइट फॉलो करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर मैं गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करें तो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर पाम, कॉटन सीड और सोयाबीन शामिल हैं। 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसका मतलब है कि आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छे होते हैं। आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी कंप्लीट होती है और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट मिलता है। एंड ऑफ कोर्स फिर चाहे कोई ऐसी रेसिपी हो जो कि आप ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं या फिर कोई मॉडर्न रेसिपी हो जो कि नई टेक्निक्स एयर फ्रायर के अंदर या बेक करके आप उसको तैयार
तैयार कर रहे हैं, बड़े आराम से आप बना सकते हैं घर पर रहते हुए प्रिसीजन के साथ, बिकॉज आई थिंक किसी भी डिश के लिए टेस्ट अच्छा होने के लिए उसकी प्रिसीजन होना बहुत ज़रूरी है। एंड गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों को ये दावा है कि प्रिसीजन भी मिलेगा, जायका भी मिलेगा और आपकी सेहत पर किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। लो इन कैलोरी भी है, जिसका मतलब है कि आप खाने भी इंजॉय कर सकते हैं और आपको जायके पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा और आप सेम टाइम पे अपनी जो ओवरऑल फिटनेस है उसका ख्याल रख सकेंगे बगैर जायके पे कॉम्प्रोमाइज़ के। फैसलाबादी हूँ और पंजाबी हूँ तो आई थिंक हम जायके के बगैर किसी भी चीज़ को नहीं खा सकते। अगर आप समझेंगे 100% गिव अप कर देंगे आप टेस्ट के ऊपर, तो दैट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। इसलिए योर डाइट नीड्स टू बी अ गुड बैलेंस ऑफ बीइंग एबल टू ईट व्हाटएवर यू वांट एंड एट द सेम टाइम बीइंग एबल टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और इस चीज़ का हमने खास ख्याल रखना होता है कि हम लोगों को हर चीज़ जो है जंक फूड को बिल्कुल अबैंडन ना करना पड़े। आप घर पे रहते हुए भी बड़े आराम से अपने लिए ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए जंक फूड वाली रेसिपीज़ ही बना सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क होता है टेस्ट के अंदर, लेकिन इतना नहीं होता कि आपको ज़्यादा महसूस होगा, तो डेफिनेटली आप ट्राई आउट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इटालियन पास्ता रेसिपीज़ भी जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर पर रहते हुए। ईजी टू कुक क्विक रेसिपीज़ जिनमें आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनती है। तो आपको पता है कि जितने आप कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं उतना ही आपका खाना जो है फ्लेवरफुल रहता है, बिकॉज आपके पास एक जंबल नहीं होता इंग्रेडिएंट्स का, बल्कि आप इंडिविजुअल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अपना टेस्ट और फ्लेवर जो है खाने में ऐड करने का मौका दे रहे होते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ हैं जिनको आप ट्राई आउट कर सकते हैं और लाइक आई सेड बिफोर, ना तो अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े और ना ही जायके पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो इवन आप अपनी जो क्रेविंग्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने पोर्शंस को जो है खाने को पोर्शंस में करते हुए, बगैर अपने सारे जो क्रेविंग्स हैं उनको गिव अप कर दें कम्प्लीटली। आई थिंक एक अच्छा बैलेंस खाने में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अपने टेस्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और अपने हेल्थ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, विच ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम गो हैंड इन हैंड। और हमेशा कोशिश रहती है कि नो मैटर व्हाट आप अपनी एक बैलेंस डाइट को साथ लेके चल सके। अपने दिन के अंदर आप 5 मिनट्स की मेडिटेशन ऐड करके भी अपनी मेंटल हेल्थ का अच्छी तरह ख्याल रख सकते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ का भी। 5 मिनट्स जिसमें सिर्फ मेडिटेशन का लफ्ज़ सुनते ही हम सोचते हैं शायद कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली इट्स क्वाइट सिंपल कि आप घर पर रहते हुए कहीं पर भी जहाँ पर थोड़ी खामोशी हो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टाइम दें, ब्रीद इन ब्रीद आउट और काउंट डाउन कर लें 6, 7, 8 का, जहाँ पे आप 6 सेकेंड्स यू ब्रीद इन एंड देन यू स्टॉप फॉर 7 सेकेंड्स और फिर 8 सेकेंड्स के लिए यू साई एंड यू लीव अ ब्रेथ आउट, और जिससे आप बड़ी अच्छी तरह मेडिटेट कर सकते हैं और अपने थॉट्स को और एंग्जाइटीज़ को स्पेशली आप जो है कंट्रोल बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और बड़ा ज़रूरी है अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना। एंड ऑफ कोर्स विद दैट थॉट मैं दोबारा से चाय के हवाले से भी बात कर लेती हूँ। मैंने दूध जो है थोड़ी देर पहले गर्म होने रख दिया था, बिकॉज आई वांटेड कि जब तक मैं चाय बनाना शुरू करूँ चाय दूध जो है वो गर्म हो चुका हो। तो DHT एक्सट्रीम क्वालिटी मैं बिल्कुल थोड़ी सी ऐड करूँगी, बिकॉज मेरी अपनी प्रेफरेंस होती है कि मैं बहुत कम पत्ती वाली चाय पीना पसंद करती हूँ, बट आई डोंट नो आप लोगों की क्या प्रेफरेंस है। अगर आप थोड़ी तेज़ पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप लोग DHT दाने वाली जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल है उसको भी खरीद सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको ग्रेट वैल्यू पैक भी अवेलेबल मिलेगा, जिसका मतलब है कि सेम प्राइस के अंदर आपको एक्स्ट्रा पत्ती जो है वो मिल जाएगी। एंड आपकी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है कि आप कौन सी जो है क्वालिटी पसंद करते हैं, कि आप लोगों को तेज़ पत्ती पसंद है या कम पत्ती पसंद है। बट ईदर वे नियरेस्ट ग्रॉसरी स्टोर से आपको दोनों क्वालिटीज़ मिल जाएंगी। एंड स्पेशली अगर सर्दियों की बात करें तो आई थिंक चाय जो है और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कंपैरेटिवली, जो कि शायद गर्मियों में हम थोड़ी कम चाय पीते हैं। सर्दियों में आई थिंक हर कोई 2-3 कप चाय तो है बड़े आराम से पी लेते हैं। और बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि नो मैटर व्हाट जितनी भी मसरूफियात हों आपके दिन के अंदर, फिर भी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए वक्त निकालें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और लाइक आई सेड बिफोर, फिजिकल और मेंटल हेल्थ हमेशा कनेक्टेड होती है और जितना ज़रूरी काम है, जितना ज़रूरी एजुकेशन है, जितना ज़रूरी बाकी हर चीज़ पर फोकस करना है, उतना ही ज़रूरी है कि अपने प्यारों के साथ अच्छा वक्त गुजारा जाए, ताकि जो भी चीज़ आप दुनिया में करना चाह रहे हैं फाइनेंशियल मीन्स के लिए या अपने करियर एम्बिशंस के लिए, उसमें भी आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे जब आपका एक बैलेंस मेंटेन होगा ज़िंदगी के अंदर। एंड एनीथिंग विदाउट अ बैलेंस और किसी भी चीज़ की एक्सट्रीमिटी जो है
वो कभी भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, ना ही फिजिकल हेल्थ के लिए और ना ही मेंटल हेल्थ के लिए। तो चीज़ों को बैलेंस रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जो लोग कहते हैं कि एक दिन में वो बैलेंस आपको मिल जाएगा, वो बहुत गलत कहते हैं, बिकॉज ये बैलेंस ओवर टाइम आप बिल्ड करते हो, वक्त लगता है चीज़ों को बैलेंस करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी अभी यूनिवर्सिटी आपने ख़त्म किया तो समझे कि अगले दिन ही जो है आपको हर चीज़ सॉर्टेड आउट मिल जाए। आपने स्कूल ख़त्म किया और नेक्स्ट डे आप यूनिवर्सिटी में जो है 90+ लेना शुरू हो जाए, तो ऐसे नहीं होते, बहुत कम लोगों के लिए ऐसे होते हैं। तो हमेशा चीज़ों को बैलेंस आउट होने के लिए वक्त देना चाहिए, नए सिचुएशंस को वक्त देना चाहिए सेटल डाउन होने में, और अपने आप को वक्त देना चाहिए। अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए परफेक्शन का कि आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत है, अभी हर चीज़ को जो है सॉर्ट आउट कर देने की ज़रूरत है। एक्चुअली वक्त देना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। जो भी आपको ज़िंदगी सिखा रही है, जो भी सर्कमस्टांसेस आपके इर्द गिर्द चल रहे हैं, उनसे हमेशा एक लेसन लेकर चलते रहना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहना चाहिए। अपने आप को ये चांस देना चाहिए कि आप वक्त के साथ साथ इवॉल्व कर पाएँ। अगर आप कभी भी स्टक फील करें ज़िंदगी में, तो हमेशा इवैल्यूएट करें कि क्या आप अपने आप को वो वक्त दे रहे हैं, क्या आप अपने आप को सेटल डाउन होने का वक्त दे रहे हैं। और एक और हैबिट जो कि आई थिंक आई हैव स्टार्टेड वेरी रिसेंटली हैज़ बिन कि आप सुबह उठें एंड काउंट ऑल द थिंग्स जो कि आप ग्रेटफुल हैं जिनके लिए, और इससे आपके दिन जो है बड़ा पॉजिटिव तरीके से स्टार्ट हो सकता है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जो आपको पता है कि ब्रेक में जाने से पहले मैं अपनी चाय बना रही थी, और मेरे लिए पर्सनली किसी भी दिन को स्टार्ट करना इम्पॉसिबल होता है जब तक मैं चाय नहीं पी लेती हूँ। एंड आई डोंट नो आप लोगों का किस तरह का दिन अभी तक गुजरा है, बट आई रियली रियली होप कि आप लोगों का दिन भी अच्छा गुजर रहा है, पॉजिटिव गुजर रहा है। और कोशिश करें कि जो भी काम है, जो भी चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, एम्बिशंस हैं, पैशंस हैं, उनको करने के लिए अपने आप को फिजिकली और मेंटली जो है हेल्दी रखने की कोशिश करें। हमने भी सोचा कि आप लोगों के दिन को थोड़ा सा लाइट हार्टेड कर देते हैं। मूड अच्छा हो तो वैसे ही हर काम आसान हो जाता है, वैसे ही हर चीज़ आसान लगने लग जाती है। तो कुछ इस तरह का अब करेंगे। और एंटरटेनमेंट हमेशा हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए हम लोग डिफरेंट आर्टिस्ट जो है अपने शो में बुलाते रहें। और फैसलाबाद में तो वैसे ही बहुत बहुत टैलेंट मौजूद है। और जब भी आप किसी टैलेंटेड शख्स की कहानी सुनते हैं, उनकी ज़िंदगी की दास्तान सुनते हैं, तो हम सब इंस्पायर हो जाते हैं, इनकरेज हो जाते हैं कि शायद हमारे भी जो पैशंस हैं, हॉबीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सिर्फ कभी कभी, जिस चीज़ हमें खुशी मिलती है, लेकिन हम सिर्फ कभी कभी उस चीज़ को वक्त दे पाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे ही एक आर्टिस्ट को शो में इनवाइट करते हैं। बहुत टैलेंटेड है, बहुत मशहूर हैं, और बहुत 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 सारे फैंस भी हैं इनके, और लड़कियां थोड़ी ज़्यादा फैंस हैं। लेकिन ऑफ कोर्स फैंस आप लोगों के लिए आज हम लोगों ने सोचा उनको यहाँ पे स्टूडियो में बुलाते हैं, कुछ गाने भी सुनेंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी की कहानी जो है उस पर भी बात करेंगे। तो मैं जल्दी से इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ काशिफ हसनी मौजूद हैं, जो कि सिंगर हैं। आपको वेलकम करते हैं काशिफ। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी ठंड में जो है हमारे लिए वक्त निकाला और ट्रैवल करके स्टूडियो तक आए, बिकॉज आई नो कि बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ठंड तो बहुत ज़्यादा है, और खासकर सुबह उठना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। जी ऑफ कोर्स ठंड बहुत ज़्यादा है एंड बहुत मुश्किल होता है उठना, तो इसीलिए हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप आज हमारे शो में मौजूद हैं। काशिफ, जिस तरह मैंने बात की, फैसलाबाद में बहुत टैलेंट मौजूद है। शायद हम सब थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं अपने टैलेंट्स को परस्यू करने से, बिकॉज व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट। आपकी अपनी जो ज़िंदगी की कहानी रही है, वो क्या पॉइंट था आपकी लाइफ में जहाँ पे आपने डिसाइड किया कि अच्छा नहीं, दिस इज़ माई पैशन, नो मैटर व्हाट, मैं इसी को परस्यू करने वाला हूँ? इसमें बचपन से ही जो है मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था इस चीज़ का। स्कूल दौर से मतलब तराना और नात को देखना, ये सारी चीज़ें हमने वो बचपन से ही देखी हुई थी। और इसी तरह वक्त गुजरता रहा और कुछ चेंजिंग आती रही। फिर एक वक्त आया कि मैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो, और बड़े सीनियर हैं हमारे, उस्ताद बजा भी हैं वो, अमानत अली, जो कि हमारे साथ वाले देश में जाके उन्होंने परफॉर्म किया। एक बहुत बड़ा शो था सारेगामापा, उसमें उन्होंने जाके परफॉर्म किया अमानत भाई ने। सो पर उनको देखते देखते बहुत ज़्यादा दिल करता था कि हम भी कुछ करें अपने लिए। तो फिर वो मेहनत करते रहे हम। एक मेहनत का एक दौरानिया रहा है, कोई 10 से 12 साल, 10 से 12 साल का दौरानिया रहा है। और फिर वो अल्लाह की रहमत हुई है, फिर वो हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अब जहाँ बैठे हुए हैं। मतलब लड़कियां तो बहुत फैंस होंगे आपके। सब कुछ होता है, आपको पता है कि फील्ड ही इस तरह की है। फनूल लतीफ़ा से जो भी मुंसलिक है वो इन चीज़ों से मुबर्रा है ही नहीं है। अच्छा। वो ज़रूर इसमें होता है। वो मैसेजेस तो पढ़ते होंगे बेतहाशा। बेतहाशा रिप्लाई भी करते हैं कि नहीं?
कर भी देता हूँ, लेकिन कभी कभार नहीं भी करता। अच्छा, तो आपका अपना जो फेवरेट सॉन्ग कौन सा रहा है जो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहा हो इमोशनली? मेरे पिछले दिनों में मैंने एक ओएसटी स्टाइल गाना किया था, जो कि मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं शकील शक्कू, जो कि स्वीडन से हैं, उन्होंने बिल्कुल लिखा जी, था। बिल्कुल। बड़ा ही अच्छा खूबसूरत गाना था और मेरा ये मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है वो। और एंड उससे इट डिड वेरी वेल, इट परफॉर्म्ड वेरी वेल। बहुत खूबसूरत चीज़ है, आप जब सुनेंगे आपको भी मजा आएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। जी। और ऑफ कोर्स बहुत सारे गाने जो हैं वो मेमोरीज में बदल जाते हैं। ऐसा ही बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं और वक्त के साथ साथ आप चेंज भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके यहाँ पे ब्रेन में हो जाती हैं, वो जाती नहीं सारी जिंदगी। जब भी आपको कोई चीज़ याद आती है तो फिर आपको वो अपना पुराना वक्त याद आ जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे गाने। और तो मेरा फेवरेट जो है वो मेरा खुद का ही एक बड़ा अच्छा गाना है जो मैं बहुत ज्यादा गुनगुनाता हूँ। डेफिनेटली जैसे मैं कह रही थी कि कुछ गाने आपके दिल में जगह कर जाते हैं, आपकी मेमोरीज से जो है वो जुड़ जाते हैं। और आई थिंक मेरे लिए एटलीस्ट ये गाना कुछ इसी तरह का है। जब से मैंने इसको सुना है मुझे ऐसे ही महसूस हुआ जिस तरह से आई वाज टेकन बैक इन टाइम। आपके लिए जो है इस गाने में कितना वक्त लगा आपको इसको बनाने में? वक्त कोई 3 मंथ लगे मुझे, क्योंकि इसकी कंपोजिशंस बेसिकली बड़ी डिफरेंट थी और बेसिकली ये गजल थी। गजल को हमें गाने में इसमें करना था, उसका मूड जो बनाना था, क्योंकि हमें दौरे हाजिर भी देखना पड़ता है उसमें, हमने क्या चीज देनी है लोगों को। कि गजल एक बहुत पीछे चली चुकी है, लोग गजल को पसंद बहुत कम करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, मैंने गजल और वेस्टर्न को दोनों मिक्स किया, उसे करके फिर मैंने बनाया। इसका म्यूजिक आपने खुद कंपोज किया? ये खुद किया। और लिरिक्स जो है वो मेरा एक दोस्त ने बताया, आपको मैंने शकील शक्कू जो कि स्वीडन से है, उन्होंने लिख के मुझे भेजा। अच्छा, तो फिर इसका म्यूजिक खुद मिक्स मास्टरिंग्स और ये सब खुद। अच्छा, सबसे ज्यादा इंटरनेशनली गाने जो है ना बहुत पसंद किए जाते हैं, पाकिस्तानी उर्दू गाने, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको स्पेशली फॉरेन से? बहुत अच्छा मिला। और मैंने पिछले तकरीबन 2 साल पहले, कोविड से पहले टूर था मेरा यूरोप का, लंदन का, बड़ा अच्छा टूर रहा। उसमें जो पाकिस्तानी हमारी कम्युनिटी है वो पंजाबी को बहुत ज्यादा पसंद करती है। हाँ जी, बिल्कुल। उसमें खासकर वो गाने जो कि रिलेटेड टू फैमिली होते हैं, वो जिस तरह हम कोई पंजाबी टिपिकल गाना हम गाते हैं जिसमें फैमिलीज को याद किया जाता है। हाँ। तो इस टाइप की चीजें वहां पे बहुत ज्यादा चलती हैं। बिल्कुल, और ऑफ कोर्स बहुत ही पसंद किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया। और सही पंजाबी, और घर से दूर जब आप होते हो ना, ऐसा ही है, तो आपको ज्यादा चीजें जो है वो कनेक्ट करती हैं अपने मुल्क के साथ, अपनी सरजमीन के साथ। तो गाने जो हैं स्पेशली आई थिंक इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही। आपको जबान ना भी आती हो, आपको ना भी समझ आते हो अल्फाज, तो भी आप बड़ा एंजॉय करते हो डिफरेंट तरह के सॉन्ग्स को, डिफरेंट तरह के म्यूजिक। वहाँ पे इस तरह हुआ कि मैं वहाँ पे, हम जब कॉन्सर्ट्स होते हैं वहाँ पे, जब प्रोग्राम पे हम जाते हैं, वहाँ पे अगर वहाँ पे कुछ फॉरेन लोग भी बैठे हैं ना, अच्छा, उनको हमारे म्यूजिक की समझ तो नहीं आती, लेकिन बीट्स की समझ आती है उनको पता है कि बीट्स क्या चल रही है, और हार्ट बीट के साथ साथ जो बीट्स है, फिर लोग जिस तरह झूम रहे हैं उस चीजों पे, तो उसी तरह वो भी करते हैं। अच्छा, और आपने आई थिंक रियाज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सिंगर के लिए, कितना वक्त देते हैं? वक्त अब तो मैं कम देता हूँ, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि आजकल काम के कुछ इस तरह के स्टार्ट हुआ पड़ा है, क्योंकि कोविड के बाद काम इतना ज्यादा है कि फिर ये अल्लाह का शुक्र भी है, अल्लाह का बड़ा एहसान भी है। तो कोविड के बाद इंडस्ट्री पिकअप करी है बहुत जल्दी? बहुत ज्यादा। अच्छा, भी फर्क पड़ा है और काम अल्हम्दुलिल्लाह सबको मिल रहा है वो। अच्छा, तो रियाज जब स्टार्ट किया था तो रियाज तकरीबन 1-2 घंटे करते थे, तो लेकिन उस तरह नहीं करते। डेली 1-2 घंटे? डेली 1-8 घंटा तो करना ही पड़ता है, क्योंकि आपको अपना जो आपका आकार है वो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपकी आवाज की एक सिंथ होती है, वो आकार को हमने बनाना है, उसकी ठहराव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह के गाने जो है अभी मैं परफॉर्म करके, इस तरह के गाने गाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि आपका ठहराव होना चाहिए, फिर आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए आपकी, कि आपने सुर किस तरह लगाना है। तो दौरे हाजिर के जो गाने अब तो वो हर बंदा ही गा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जदीद जो है मशीनें आ चुकी हैं, इतने सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको ट्रीट कर देते हैं। बट कुछ अच्छी चीज़ गाने के लिए आपको रियाज करना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी सिंगर्स हैं आउट देयर जिनको पैशनेट हैं लेकिन परस्यू करने से घबराते हैं, क्या एडवाइस देंगे उनको? उनको चाहिए कि वो कम से कम रियाज करें, उस्तादों के पास जाएं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, यहाँ पे हमारे लोगों ने अपना जो मेयार है वो बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है, जितने भी लोग सिखाने वाले हैं। अच्छा, कभी कभार जो है हमारी आज की जो जनरेशन है वो डर भी जाती है वहाँ पे जाके कि जी हमें किसी और वे में ले जाए, अदरवाइज। लेकिन सीखना इतना ज़रूरी है, ख़ासकर आप अपने आकार को देखें, आप अपनी सुर को देखें कि आपका सुर कहाँ पे जा रहा है। तो
तो जब वो आपका सुर ठीक लगता है तो फिर वो असर करता है। और तो मैं यही चाहूंगा जितने भी हमारे दोस्त सुन रहे हैं, जितने भी आज के न्यू सिंगर्स हैं, वो रियाज कम से कम रियाज करेंगे, अपनी चीजों को करेंगे। जब रियाज करेंगे तो आपका गाना छोटा सा है वो इतना बड़ा हो जाएगा। अपनी पर्सनल जर्नी में क्या कोई ऐसे मोमेंट्स थे जहां पे आपको डर लगा कि शायद दिस माइट नॉट वर्क आउट और आपने रिकंसिडर किया हो कि कोई बात? हुआ है ऐसा, बहुत सारी ऐसी जगहों पे हुआ है। लेकिन फिर मैं बहुत डरा भी हूँ। फिर वो जब इंसान डरता है ना, फिर वो करता है उस चीज को। मैं उस जगह से बहुत डरा हूँ। डर के आगे जीत है। जीत है। फिर मैंने प्रॉपर जो है वो मेहनत करना शुरू कर दी कि नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री छोटी सी इंडस्ट्री है, उसमें हर बंदा आपको जानता है, और एक अच्छा है और एक बुरा है। अगर आप बुरा करेंगे तो फिर भी लोग आपको जानेंगे, लेकिन अगर आप अच्छा करेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। और बहुत सारी सवालात हैं जो कि मैं काशिफ आपसे पूछना चाहती हूँ आपकी अपनी जर्नी के हवाले से। स्पेशली मेरी कोशिश होती है कि यंगस्टर्स के लिए एक बड़ा इनकरेजिंग मैसेज जो है हम जरूर इस प्लेटफॉर्म से दें। और मजीद भी गुफ्तगू होगी, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है। दिल तो नहीं कहते, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। शादियों का सीजन भी है और डेफिनेटली अब हर कोई जो है शादियों की प्लानिंग में बिजी है, मसरूफ है। आपका जो स्पेशली ये गाना है, आई थिंक ये बहुत फिट है शादियों के लिए। इसके अलावा और कौन से सॉन्ग्स हैं जो कि आप कहते हैं इन पे जो है? और भी बहुत सारे ऐसे हैं मेरे पास, भंगड़े जो है पड़े हुए हैं, उसमें बड़ा अच्छी चीज है। अच्छा, अपनी कोई दोस्त की शादी हो, कोई हो तो अपने बहुत ज्यादा नचदा मैंने बहुत शौक है नचना। दोस्तों की शादी हो तो फिर तो आपको पता है हल्ला गुल्ला होता ही है। हाँ। और हम तो अपने शोज पे इतना ज्यादा नाचते हैं क्योंकि हमारा काम है, हम लोगों को नचाना होता है। तो फिर खुद अगर इंसान नाचेगा तो फिर लोग नाचेंगे। और सबसे ज्यादा यही होता है ना कि आप जब एंगेज करना पड़ता है आपको, लोगों को एंगेज करना पड़ता है लोगों को। और स्पेशली अच्छा, जब ये आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो ऐसे दोस्त थे जो साथ थे, जिन्होंने आपका साथ दिया, उन्होंने कहा बहुत ज्यादा दोस्त है मेरे, और मुझे वक्त याद है और वो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे और हमेशा रहेंगे। और फैमिली माशाल्लाह बिल्कुल भी साथ नहीं थे मेरे। बिल्कुल मेरे भाई माशाल्लाह मैंने बहुत कुटते थे क्योंकि अच्छा फैमिली आपकी बेहतर कहती है। अच्छा, उनको ये अंदाजा नहीं होता कि ये क्या करेगा। आज के जो लोग हैं, अब मैं समझता हूं कि अगर कोई बंदा एक काम करता है ना, उस बंदे का गुजारा नहीं है, खासकर हाजिर दौर में जो इस वक्त चल रहा है वो। अच्छा, तब मुझे इसलिए रोकते थे कि यार कुछ काम कर ला बेटा, कुछ कर ला, या आप पढ़ाई करो या आप बिजनेस करो या कुछ व्हाटएवर, कुछ भी करो, आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए। अच्छा, मैं बिल्कुल भी नहीं टलिया। मेरा वही वे था कि मैंने ये करना ही करना है। मुझे भाई ने मारना, अब्बू नहीं मारते थे। अब्बू तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद इतना अच्छा गाते थे, लेकिन वो प्रोफेशनल थे। तो फैमिली में कोई भी नहीं गाता, मैं खुद ही सिर्फ हूँ। अच्छा, मतलब आपके कोई बैकग्राउंड? कोई भी नहीं, बैकग्राउंड पे कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता, सिर्फ मैं ही हूँ। अच्छा, तो फिर काफी मार पड़ी? हाँ, बहुत ज्यादा। एक कोई कीड़ा निकले याद बच्चों। हाँ। भाई ने बहुत मारा, लेकिन जब वक्त आया भाई को पता चला कि नहीं, इन्होंने कहना ही कुछ नहीं। तो फिर जब आप, सबसे ज्यादा जरूरी होता है पैसा। जब आप पैसा घर देना शुरू हो, पैसा जरूरी होता है, तो फिर वो आपके घर वाले सुकून हो जाते हैं, या ठीक है, ओके। जब आप उनकी जरूरियात पूरी करते हैं, आपका जो मकसद ये है कि आपका, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो वक्त गुजरता रहा। अब ये है कि फिर अब सब कुछ खुद ही करते हैं घर का। पैसा या पैशन? पैसा दोनों होना जरूरी है। दोनों जरूरी है। सिर्फ पैशन अकेला भी नहीं। जेब च कहते ना कि पैसा ना होवे तो सिर्फ पैशन कल्ला काम की नहीं करता। मतलब आप रिलैक्स ही नहीं है, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हमने वक्त इस तरह का भी देखा मैंने लाहौर, मतलब हम पैसे जेब में नहीं है। तकरीबन मैं इतना ज्यादा पैदल फिरा हूँ लाहौर कि जो है, अगर मेरी जेब में 200 रुपये पड़ा है तो वो मैं सोच रहा हूँ कि ये मैंने रात को भी खाना खाना है और सुबह को भी खाना है। ऐसा वक्त रह चुका है? इस तरह। अच्छा, किस तरह से लाहौर में आप गए? लाहौर में यहाँ पे भी रहा है। अच्छा। यहाँ पे मैं साइकिल पे इतने इवेंट्स मैंने किए हैं। मुझे पता है कि मैं यहाँ पे एक रेडियो पाकिस्तान, वहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम करता था, तो साइकिल था मेरे पास, जो थी 5वीं मंजिल पे उनका ऑफिस था यहाँ पे। तो साइकिल उठाना कंधे पे और ऊपर जाना कि नीचे से कोई उठा भी नहीं, ये भी डर था। तो ये स्ट्रगल के तो दौर हैं, वो याद आते हैं कि मुझे 200 रुपये देते थे। मैं जब शो पे जाता था 200 रुपये सिर्फ मैंने सामान उठाता था उनका, बस उठा के लगा दिया,
या मेरे साथ में उनके पीछे जो है बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है, बैकग्राउंड जो वोकलिस्ट होते हैं वो करना थोड़ा सा, तो 200-300 रुपए देना, बस मैं खुश हूँ। क्योंकि पैशन था कि आपके अंदर एक स्ट्रगल का एक जज्बा था कि मैंने स्ट्रगल करनी है और मैंने यहाँ पे पहुँचना है, तो फिर वो ये साथ चीज़ें सारी होती हैं। अच्छा, मुझे वो दिन याद भी आते हैं और अल्लाह का मैं इतना एहसान करता हूँ, अल्लाह का इतना ये तरस है उस ज़ात का कि जब आपको वो इज़्ज़त भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, शोहरत भी देते हैं, ये बड़ा करो। बिल्कुल जी, और बहुत ही एब्सोल्युटली आप बहुत टैलेंटेड हो काशिफ, और करम अल्लाह की ज़ात का है। मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला से कि आप अल्लाह ताला आपको जितनी कामयाबियां हैं वो आगे भी अता करते रहे। मैं आपकी पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने आपके गाने जो हैं रिपीट पर लगा कर सुने हैं, बिकॉज मैं जब स्पेशली ऑफिस आ रही होती हूँ तो रास्ते में मैं कुछ ना कुछ जो है कोई ना कोई म्यूजिक जो है वो सुन रही होती हूँ, और डेफिनेटली आपके गाने जो है मैं ऑन रिपीट सुन रही होती, तो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा है कि आप आज हमारे शो में आए और आपने हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला, और एक इतना अच्छा टोन जो है वो आपने सेट किया। आई एब्सोल्युटली लव कि आपने अपनी स्टोरी जो है वो हमारे साथ शेयर की, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर की, बिकॉज इससे मैं इंस्पायर हुई हूँ पर्सनली, एंड आई होप कि जो हमारी ऑडियंस देख रही है वो भी इंस्पायर हुए होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं काशिफ आपका, अगेन ठंड में आए, हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। कॉफी पियेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर बिल्कुल करे, जी, ठंड अभी ठीक हो जाएगी। हम डेफिनेटली कॉफी पियेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कॉफी पिएं, एक तो डेफिनेटली आपसे गाना सुने बगैर तो हम आपको एक और नहीं और देने बन चाहते। रहा है जी एक और। जी, और प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पे अपने जो ऑडियंस है उनसे ये कहना चाहूंगी कि अपना बहुत ख्याल रखें। मैं आप लोगों से अगली दफा मिलूंगी, तब तक के लिए